वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको MGT 502 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 41 से लेकर 44 तक करवाए जा रहे हैं और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन के हिसाब से आपको मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 45 इसलिए नहीं करवाया जा रहा है क्योंकि उसके अंदर रिवीजन है पूरे इस सब्जेक्ट का। तो कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड है, तो आप कंप्लीट जो है वो सीरीज़ को देख सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहले इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में असल में होता क्या है कि दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं और जारी बात है एक साथ मिलके वो काम करते हैं। टू और मोर पीपल वर्किंग टुगेदर फॉर अ कॉमन पर्पस। एक कॉमन पर्पस के लिए वो दो लोग मिलके आपस में काम करते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड की बात करें तो एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसके मुताबिक हर एम्प्लॉय को रिपोर्ट करना चाहिए सिंगल मैनेजर को, यानी उसके ऊपर सिर्फ एक ही मैनेजर हो जिसको वो रिपोर्ट करे, ये ना हो कि एक से ज़्यादा करें। तो इसी को हम यूनिटी ऑफ कमांड कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट की हम बात करें तो बॉक्सेस और लाइन इंस्ट्रक्शन होती है जो कि शो करती है जो फॉर्मल जो चेन है फॉर्मल अथॉरिटी की और जो डिवीजन ऑफ लेबर होता है उसको। स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं तो नंबर ऑफ पीपल जो कि रिपोर्ट कर रहे हैं एक मैनेजर को, यानी कि एक मैनेजर के अंडर में कितने लोग हैं, कितने लोग जो है वो एक मैनेजर को रिपोर्ट कर रहे हैं। और स्टाफ पर्सनल की हम बात करते हैं तो प्रोवाइड करना रिसर्च एडवाइस और रिकमेंडेशन लाइन मैनेजर्स को। और लाइन मैनेजर्स की बात करें तो इनके पास अथॉरिटी होती है कि ये ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन कर सकते हैं। क्लोज सिस्टम की हम बात करें तो एक रिलेटिवली सेल्फ सफिशिएंट एंटिटी होती है। ओपन सिस्टम की बात करते हैं तो ऑर्गेनिज्म को लाजमी तौर पे कंस्टेंटली तौर पे इंटरेक्ट करना चाहिए उसके एनवायरनमेंट के साथ ताकि सर्वाइव करें। तो ओपन सिस्टम जो है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन भी लर्न करती हैं, सीखती हैं। तो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि सीखती हैं। प्रोएक्टिवली क्रिएट करना, एक्वायर करना, ट्रांसफ़र करना नॉलेज थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन। और अगर हम बात करें स्ट्रैटेजिक कॉन्स्टिट्यूंसी की तो कोई भी जो ग्रुप होता है लोगों का एक स्टेक के साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस या सक्सेस में। स्टॉक होल्डर ऑडिट की बात करें तो सिस्टमेटिक आइडेंटिफिकेशन होती है तमाम पार्टीज़ की, वो मुमकिन तौर पर अफेक्ट होती है ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशनल डिक्लाइन की बात करें तो डिक्रीज़ होना, ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसोर्स बेस होती है उसके अंदर कमी आ जाना, जैसे कि मनी, कस्टमर्स, टैलेंट और इनोवेशन वगैरह। डिफ्रेंसिएशन की हम बात करते हैं तो डिवीजन होना लेबर का और स्पेशलाइजेशन का जो कि सबब बनता है लोगों के लिए कि वो सोचें और एक्ट करें डिफरेंटली तौर पर, मुख्तलिफ ज़रा करें वो। और इंटीग्रेशन की हम बात करें तो कॉपरेशन होना है स्पेशलिस्ट के दरमियान ताकि अचीव किया जाए एक कॉमन गोल को। सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग की हम बात करते हैं तो टॉप मैनेजर जो है वो क्या करते हैं की डिसीजन लेते हैं जब भी कभी सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग होती है। सेंट्रलाइज के मुकाबले में डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग में लोअर लेवल मैनेजर उनको एम्पावर किया जाता है, उनके पास ज़ाहिर बात है डिसीजन मेकिंग वो कर सकते हैं ताकि वो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकें। और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की हम बात करें तो जिस तरह कंट्रीज़ का कल्चर होता है ऑर्गेनाइजेशंस के भी अपने कल्चर होते हैं। शेयर्ड वैल्यूज़ और बिलीव होती है जो कि अंडरलाई करती है कंपनी के आइडेंटिटी में। कुछ ऐसी वैल्यूज़ और बिलीव्स होती हैं जो कॉमन होती है जितने भी लोग होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के उनके अंदर। नॉर्मेटिव बिलीव्स की हम बात करते हैं तो थॉट्स और बिलीव्स जो कि एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बारे में होते हैं और मोड्स के बारे में होते हैं कंडक्ट के। रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू की हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंट करता है दोनों पॉजिटिव और जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं एक जॉब के। हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो आज की है फेस करती है अनप्रेसिडेंटेड चैलेंजेस। वर्चुअली तौर पे तमाम जितनी भी इंडस्ट्री हैं और मैनेजर जो है उनको सामना करता पड़ता है न्यू कंडीशंस का, क्योंकि क्या हो रहा है आज के दौर में टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी में तेज़ी से चेंज आ रहा है। तो मैनेजर जो है वो नई कंडीशंस का सामना करते हैं और जाहिर बात है ग्लोबल कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा शदीद है, बहुत ज़्यादा है। और कंडीशंस जो कि डिमांड करती है कैपेसिटीज़, लीडरशिप की, अडेप्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन की उस स्केल के ऊपर जो कि हम पहले कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो यानी कि अब जो डिमांड की जा रही है लीडरशिप की, कैपेसिटी की, अडेप्टेबिलिटी और कोऑर्डिनेशन की, ऐसा पहले नहीं होता था जितना अब हो रहा है। क्वालिटी की हम बात करते हैं तो एक क्रिटिकल एक कॉन्सेप्ट है जो कि क्रिटिकल है परफॉर्मेंस के लिए भी और सर्वाइवल के लिए भी, तकरीबन तमाम ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्वालिटी नहीं होगी तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सकती और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़ाहिर बात है सर्वाइव भी नहीं कर सकती। क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन इसी वजह से बंद हो जाती हैं क्योंकि क्वालिटी नहीं होती वहाँ पे। और एसेंशियल एलिमेंट ऑफ TQM की हम बात करते हैं, TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की। तो इसके अंदर जो है वो क्या है, एक सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो होता है उसको सपोर्टिव होना चाहिए, मैनेजमेंट कमिट हो, लीडरशिप का होना, प्रोवाइड की जाए सेंस ऑफ डायरेक्शन, एनालिसिस किया जाए कस्टमर क्वालिटी नीड्स का, जो भी नीड्स है कस्टमर की क्वालिटी के बारे में,
बेंचमार्किंग हो ताकि कंपैरिजन किया जाए, स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, स्ट्रेटजीज़ हो ताकि क्लोज़ किया जाए क्वालिटी गैप को, जो भी क्वालिटी गैप आ रहा है उसको ज़ाहिर बात है ख़त्म किया जाए, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, क्वालिटी टीम्स बनाई जाएँ जो क्वालिटी के लिए काम करें। अब नाउ दी व्हाट इज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो ये सिस्टमेटिक का प्रोसेस होता है, प्लानिंग करने का वर्क और सेट करना एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक सिस्टम के ज़रिए प्रोसेस किया जाता है, प्लानिंग करना वर्क और एक्सपेक्टेशन को सेट किया जाता है। प्लानिंग की हम बात करें अगर यहाँ पर, तो इससे मुराद सेट करना गोल्स इस्टेब्लिश और कम्युनिकेट करना एलिमेंट्स और स्टैंडर्ड्स को। और मॉनिटरिंग की हम बात करते हैं तो क्या किया जाता है, मॉनिटरिंग में मेजर किया जाता है परफॉर्मेंस को कि परफॉर्मेंस कैसी है, प्रोवाइड किया जाता है फीडबैक और प्रोग्रेस रिव्यू भी किया जाता है। डेवलपिंग की हम बात करें तो पुअर परफॉर्मेंसेस को एड्रेस किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस को। और रेटिंग की हम बात करते हैं, रेटिंग दी जाती है तो समराइज़ किया जाता है परफॉर्मेंस और असाइन दी जाती है जो रेटिंग होती है रिवॉर्ड की और रिकॉर्ड की। और रिवार्डिंग की हम बात करें तो रिकग्नाइज़ किया जाता है, देखा जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस को पहचाना जाता है और रिवार्ड दिया जाता है अच्छी परफॉर्मेंस को। हायरिंग की हम बात करते हैं तो रिक्रूट में अगर हम देखें तो क्या होता है कि इंटरव्यू किया जाता है, बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, असेसमेंट होती है जॉब रिक्वायरमेंट्स के हवाले से, रेफरेंस चेक्स होते हैं जो कि लाजमी तौर पे ज़ाहिर बात है करना चाहिए, कनेक्ट होता है इंटरव्यू रिज़ल्ट से, और ऑफ़र होती है जो कि ज़ाहिर बातें लिखी हुई होती है, रिटर्न के अंदर होती है नॉर्मली तौर पर। ट्रेनिंग की हम बात करते हैं तो ट्रेनिंग के अंदर सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर होती है ट्रेनिंग, हार्ड स्किल्स के ऊपर ऑन दी जॉब होती है। ऑन दी जॉब से मुराद ये कि जॉब के एक तरह से जो जॉब हो रही है उसके दौरान जो जहाँ पे जॉब की जा रही है, जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर जाकर ट्रेनिंग दी जा रही होती है। कंटिन्यूस लर्निंग की हम बात करते हैं तो ऐसी लर्निंग ज़ाहिर बात है जो कि चलती जा रही है, ऐसा नहीं है कि एक बार दी गई ट्रेनिंग फिर रोक दी गई, नहीं। उसके बाद लर्निंग एंड हाई परफॉर्मेंस कल्चर की हम बात करते हैं तो अनसर्टेनिटी जो है, गैर यकीनी जो सूरत हाल होती है वो हाईलाइट करती है इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग की। और हाई परफॉर्मेंस ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग के लिए। और लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एक कल्चर होता है जो कि वैल्यू देता है ह्यूमन कैपिटल को, और वो लर्निंग को इन्विगोरेट करता है ताकि परफॉर्मेंस को इन्हेंस किया जाए, परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाए, बेहतर किया जाए। स्मार्ट होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। स्मार्ट का मतलब होता है कि स्पेसिफिक होना चाहिए, जनरल ना हो, और मेजरेबल होना चाहिए, उसको नापा जा सके, मेजर किया जा सके, अचीवेबल हो, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही अनअचीवेबल किस्म के ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। अनरियलिस्टिक ना हो, रियलिस्टिक होना चाहिए, टाइम बेस्ड हो एक। और मेजरिंग परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं, जब मेजर की जाती है तो उसमें 360 फीडबैक भी होता है, क्वालिटी इवैल्यूएशन, क्वालिटी एग्जामिनेशन होना, इंटरनल या एक्सटर्नल कस्टमर सर्वे होना, ऑब्जर्वेशन होना, ऑब्जर्व करना, सेल्फ असेसमेंट होना, खुद से असेस करना। और याद रखें कि बी स्मार्ट इन योर इवैल्यूएशन, अपनी इवैल्यूएशन के अंदर एग्जामिनेशन में स्मार्ट रहें। और जो परफॉर्मेंस कन्वर्जेशन है इसका पर्पस क्या है कि एक्सचेंज करना इन्फॉर्मेशन, रिव्यू करना स्टैंडर्ड्स को, डिस्कस करना आउटकम्स को, एक्नॉलेजमेंट का होना, रिन्यू करना कमिटमेंट, हासिल करना एग्रीमेंट, और सेट करना न्यू ऑब्जेक्टिव। प्रिपरेशन की बात करें तो अलाउ करता है दोनों पार्टीज़ को सफिशिएंट टाइम के प्रिपेयर करें और रिफ्लेक्ट करें। कोचिंग की हम बात करते हैं तो परफॉर्मेंस को बनाया जाए, एक्सपेक्टेशन और प्रायोरिटीज़ को क्लियर, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन और जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको क्लियर किया जाए कि क्या परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन है और प्रायोरिटीज़ जो है वो कितनी क्लियर हैं। हेल्प करता है एम्प्लॉय को सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स, और टीच किया जाए न्यू स्किल्स, प्रमोट किया जाए ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी। काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो लिसन फॉर द रियल प्रॉब्लम, सुना जाए जो भी रियल प्रॉब्लम है उसके बारे में, एक प्लान डेवलप किया जाए ताकि प्रॉब्लम को सही किया जाए। ज़ाहिर बात है जब प्रॉब्लम सुन ली तो अब उसके बाद उसको प्लान करके उसको ठीक किया जाए। हेल्प किया जाए पर्सन को जो कि कंसिडर करता ऑप्शंस। रिवार्डिंग गुड परफॉर्मेंस की हम बात करें, रिवार्ड करना, सो रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन, जॉब एनलार्जमेंट की जाए या फिर एनरिचमेंट, प्रोजेक्ट किया जाए, असाइनमेंट्स, एडवांसमेंट हो, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट हो जिसमें कंपनसेशन और ट्रेनिंग आ जाती है। ना दी करेक्टिंग गुड पुअर परफॉर्मेंस अगर ख़राब है तो ज़ाहिर बात है उसको सही किया जाए, उसको सही करना भी चाहिए और सही किया जा सकता है उसको। सो डिस्क्राइब किया जाए सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस को, कि अनसेटिस्फैक्ट्री जो परफॉर्मेंस है उसका एक वजाहत दी जाए और स्पेसिफिक रहा जाए, इनकी जनरल बातें की जाए बल्कि एक ख़ास चीज़ के बारे में बताया जाए। और डिस्क्राइब किया जाए जो इम्पैक्ट है परफॉर्मेंस या फिर बिहेवियर का
ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, कोवर्कर्स के ऊपर, डिवीजन सेफ्टी के ऊपर, कॉस्ट के ऊपर और एफिशिएंसी और मोरल के ऊपर डिस्क्राइब किया जाए एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस को और यूज़ करते हुए स्मार्ट ऑब्जेक्टिव और बनाया जाए एम्प्लॉय को अवेयर किया जाए कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव नहीं हुई। इस्टेब्लिश किया जाए सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है कहा जाए कमिटमेंट के लिए इन्वॉल्व किया जाए एम्प्लॉय को, जहाँ पर पॉसिबल हो एक्शन प्लान में ऑफ़र किया जाए हेल्प और सपोर्ट को भी। सो वाई इंगेज इन इंटरनेशनल बिजनेस में क्यों इंगेज किया जाए, उसका क्या फ़ायदा होता है कि सेल्स के एक्सपेंड हो जाती है, ज़ाहिर बात है जब इंटरनेशनल बिजनेस में जाएंगे बहुत ज़्यादा सेल्स बढ़ेगी, एक्वायर किए जा सकते हैं, रिसोर्सेज हासिल किए जा सकते हैं, बेटर कंपोनेंट्स होंगे, सर्विसेज बेटर होंगी, प्रोडक्ट बेटर होगी, फॉरेन कैपिटल आएगा, टेक्नोलॉजीज़ ज़ाहिर बात है बेटर होंगी, नई से नई टेक्नोलॉजीज़ और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा होगी। सो इंटरनेशनल बिजनेस अब क्यों ग्रो हो रहा है, उसकी क्या वजूहत है आज के दौर के अंदर ग्रो होने की। लिबरल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं ट्रेड के ऊपर, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो लिबरल हो गई हैं और रैपिड इम्प्रूवमेंट हुई है टेक्नोलॉजी के अंदर, बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट देखी गई है। ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है और कॉस्ट भी अब उसकी कम आती है आज के दौर में। और कम्युनिकेशन जो है ज़ाहिर बात है काफ़ी दूर से भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो कि पहले ऐसा पॉसिबल नहीं होता था, मतलब आसानी से हम कर सकते हैं कम्युनिकेट, अगर पहले के दौर में करते भी थे तो बहुत टाइम लगता था। और न्यू इंस्टीट्यूशन है सपोर्ट करने के लिए ट्रेड को, जैसे कि ग्लोबल बैंकिंग का आना आज के दौर में, कंज्यूमर डिमांड का होना, कंपनीज जो है वो लर्न कर रही हैं एक दूसरे से। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की हम बात करते हैं तो एक ऐसी फर्म होती है जिसके एक्सटेंसिव इंटरनेशनल ऑपरेशन होते हैं एक से ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर। और मल्टीकल्चरल वर्कफोर्स की हम बात करते हैं तो स्टाइल जो है लीडरशिप का, मोटिवेशन का, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग का, कंट्रोलिंग का, ये वेरी करता है कंट्री टू कंट्री, यानी कि एक जैसा नहीं रहता कंट्री टू कंट्री के अंदर। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मैनेजरियल थ्योरी जो है, मैनेजमेंट थ्योरीज़ जो हैं वो क्या यूनिवर्सल हैं, यानी कि जो थ्योरीज़ होती हैं उनको हम कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर यही है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि आप जितनी भी थ्योरीज़ आपको पढ़ाई जा रही हैं, पढ़ाई इसीलिए जा रही हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज़ को समझ सकें, सीख सकें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन थ्योरीज़ को हर जगह, हर कंट्रीज़ में, हर इलाके में अप्लाई कर सकें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो कल्चरल इन्फ्लुएंसेस शुड बी कंसिडर करना चाहिए, देखना चाहिए कि किस कल्चर के अंदर आप मौजूद हैं। किसी भी थ्योरी को अप्लाई करने से पहले आपको देखना चाहिए किस तरह के कल्चर में हैं। जब आप ट्रांसफ़र करेंगे थ्योरीज़ और अप्लाई करेंगे उनको अक्रॉस द कल्चर्स, तो डिफरेंट कल्चर्स के हिसाब से डिफरेंट थ्योरी एप्लीकेबल हैं। एक थ्योरी अगर एक कल्चर में एप्लीकेबल है तो पॉसिबल है कि वो दूसरे में ना हो। तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरीज़ पढ़ाई जाती हैं कि जिस कल्चर में जो थ्योरी जो है वो फिट है वहाँ उस थ्योरी को आप ज़रूर यूज़ करें। सो वाई इज़ ग्लोबलाइजेशन सिग्निफिकेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ग्लोबलाइजेशन क्यों सिग्निफिकेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के लिए। सो आउटसोर्सिंग की जाती है, कॉन्ट्रैक्ट आउट कर दिया जाता है वर्क को, यानी कि बाहर के लोगों को दिया जाता है रैदर दैन के ख़ुद जो है उसको आप करें अपने परमानेंट वर्क फोर्स के साथ जो कि फुल टाइम काम करे। ये एक तो ये काम किया जाता है। ऑफशोर कर दिया जाता है, ऑफशोर का मतलब भी यही है तकरीबन, लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जो वर्क जो कॉन्ट्रैक्ट आउट किया जाता है वर्क को, वो ऐसे लोगों को किया जाता है जो दूसरे कंट्रीज़ में बैठे होते हैं, उसको हम ऑफशोरिंग कहते हैं। जॉब माइग्रेशन की बात करते हैं तो मूवमेंट होती है जॉब की एक लोकेशन या कंट्री से दूसरी तक। अब अगर हम बात करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी की, सो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आ जाती है, और इसी वजह से हुआ क्या है कि इस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया है ग्लोबल इकोनॉमी को, और इंटरनेट बिज़नेस अपॉर्चुनिटी भी देखने में आई है, और ट्रांसनेशनल मूवमेंट हुई है, एक नेशन से दूसरे नेशन तक मूवमेंट हुई है, प्रोडक्ट्स की, ट्रेंड्स की, वैल्यूज़ की, इनोवेशन की। सो मल्टी कल्चरल वर्कफोर्स देखने में आई है। अब रीजनल ट्रेड, रीजनल इकोनॉमिक अलाइंसेस की हम बात करें तो डिफरेंट जो रीजन्स हैं वर्ल्ड के, मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, इलाके हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ अलाइंसेस बनाई गई हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से, जैसे कि यूरोपियन यूनियन जो कि सबसे ज़्यादा मशहूर रीजनल अलाइंसेस है और इसका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, और हमारे इस रीजन पे भी इसका इन्फ्लुएंस है, हालांकि काफ़ी दूर है ये इसके जो मेंबर्स कंट्रीज़ हैं तब भी। और नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो कि नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के दरमियान है। इसके अलावा कैरेबियन का कम्युनिटी है, कैरेबियन यानी कि जो वेस्ट इंडीज़ के जो कंट्रीज़ आ जाते हैं, वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ कोई एक कंट्री नहीं है बल्कि उसमें भी कई छोटे छोटे कंट्रीज़ शामिल हैं। इसके अलावा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन फोरम है जो कि एशियन कंट्रीज़ का है।
ग्लोबल मैनेजर्स की हम बात करते हैं तो ग्लोबल मैनेजर वो होता है जो कि जानता है कि कैसे बिज़नेस किया जाए क्रॉस बॉर्डर्स, यानी कि बॉर्डर्स से आगे भी ज़ाहिर बात है कैसे बिज़नेस किया जाए। सो ग्लोबल मैनेजर जो होता है वो मल्टीलिंगुअल होता है, उसको एक से ज़्यादा भी ज़ाहिर बात है ज़बानें आती हैं और आना भी चाहिए। वो सोचता है वर्ल्ड व्यू के साथ, वो सिर्फ अपने कंट्री को नहीं देखता कि मेरे कंट्री में लोग क्या सोचते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में, इस चीज़ के बारे में, बल्कि वो दुनिया भर की हिसाब से देखता है। वो अप्रिशिएट करता है डाइवर्स बिलीव्स को। ज़ाहिर बात है वो ऐसा नहीं है कि एक का एक बिलीफ है दूसरे का दूसरा है, तो वो किसी की बाइस नहीं करेगा। वो दोनों को ही ज़ाहिर बात है अप्रिशिएट करेगा, वो दोनों के बिलीव्स की और वैल्यूज़ की, बिहेवियर की और प्रैक्टिसेस की भी, यानी कि डाइवर्सिटी को वो जो है ज़ाहिर बात है अप्रिशिएट करेगा। डिफरेंट बिलीव्स के लोग, डिफरेंट वैल्यूज़ के लोग, डिफरेंट बिहेवियर्स और डिफरेंट प्रैक्टिसेस के लोगों को वो अप्रिशिएट करता है और वो कर सकता है, स्ट्रेटजी को मैप कर सकता है इन तमाम चीज़ों की रोशनी में जितने भी ये पॉइंट्स आपको बताए गए हैं। सो नाउ द लोकस ऑफ डिसीजन मेकिंग। सो डिसेंट्रलाइजेशन आज के दौर में जो कॉमन होती जा रही है, इसकी वजह से क्या होता है कि हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिलती है, बहुत ज़्यादा ऑटोनॉमी मिलती है सब्सिडरीज़ को, इनके उनकी डिस्क्रिशन वगैरह भी उनको मिलती है। और सेंट्रलाइजेशन अगर होती है तो उसमें क्या होता है कि फिर कंट्रोल होता है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो तमाम जो है वो ज़्यादातर जो है वो हेड क्वार्टर्स के हाथों में रहती है। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में ज़ाहिर बात है जो नीचे के लोग होते हैं उनको भी ऑटोनॉमी वगैरह मिल जाती है, जबकि सेंट्रलाइजेशन में सेंट्रलाइज रहती है, पावर जो है वो चंद लोगों के हाथों में रहती है सेंट्रलाइजेशन में, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में उलट होता है, पावर को एक तरह से डिवाइड कर दिया जाता है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बार में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।